अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद हम आज का अपना लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू था, इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम, जिसका नाम है। हम इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कवर कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह इस चैप्टर को जो है वो हम कंप्लीट करके इसे क्लोज कर रहे होंगे। आपकी जो है वो ग्रेड ए का ये पार्ट है, जिसमें 5 से 8 नंबर का पेपर आना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर आना है। इसमें 0 केस स्टडी है, सारा का सारा क्रैमिंग पे बेस्ड जो है ये चैप्टर है। बिफोर दैट कि हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करें, मैं कुछ बच्चों के क्वेश्चंस यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा। कुछ बच्चों ने मुझसे व्हाट्सएप पे जो है वो क्वेश्चंस पूछे, तो हो सकता है वो क्वेश्चंस आपके जहन में भी आते हों। एक्चुअली जब बच्चे को जो है वो इनरोल किया, हमने बच्चों को इनरोल किया, तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने पूछा कि हमें अलहदा व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों शामिल किया गया है। हर बच्चे का एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि उसमें सिर्फ मैं और जो है वो स्टूडेंट हो। एक तो जब उसका टेस्ट हो, जब वो टेस्ट दे, तो मुझे पता हो किस बच्चे की क्या सिचुएशन है, किस बच्चे पे कितनी मेहनत की ज़रूरत है, किस बच्चे को कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक हो गया बच्चों? अगर हम एक ही ग्रुप बनाते और सारे बच्चों को, सब स्टूडेंट्स को उन ग्रुप्स में, उसी ग्रुप में ऐड कर देते, तो वो स्टूडेंट्स जो थे टेस्ट दे रहे होते, अपने सॉल्यूशंस शेयर कर रहे होते, लेकिन हर एक बच्चे पे सेपरेट नज़र शायद उस तरह से मेरी ना हो पाती जिस तरह से अब सेपरेट ग्रुप में ऐड करने पे हो रही है। आप भी अगर इनरोल होना चाहेंगे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बनाया जाएगा, जिसमें मैं और आप जो हैं वो शामिल होंगे, और कम्प्लीटली आपकी क्यूरीज का रिप्लाई मैं वहाँ कर रहा हूँ। आपका जो टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट हो रहे होंगे। उसके बाद जैसे ही चैप्टर वाइज टेस्ट हमारे ख़त्म हो जाते हैं, फिर हाफ बुक का टेस्ट एक, फिर सेकंड हाफ बुक का टेस्ट, और उसके बाद हमारा फुल बुक का जो लास्ट फाइनल मॉक हो रहा होगा। लेकिन ये सब बात की बातें हैं, तो इस तरह से जो हमने प्लान किया हुआ है सिस्टम को, इंशाल्लाह इसी तरह से चल रहा होगा। दूसरा ये, आपकी जो स्लाइड्स हैं, बच्चे कह रहे थे कि सर हमें ये स्लाइड्स चाहिए, इनमें कुछ चीज़ें जो है वो आपकी एडिशन भी होती हैं ICAP से टेक्स्ट से, तो ये स्लाइड्स मिल जाएंगे तो बड़ी आसानी होगी। इसका लिंक बहुत जल्द ही मैं इंशाल्लाह इसी लेक्चर के बाद SC लर्निंग की वेबसाइट पे इनको अपलोड करूँगा, और लिंक जो है वो उन्हीं ग्रुप्स में शेयर कर दूँगा जिसमें आप इनरोल होंगे। या एक हमारा कॉमन ग्रुप भी है वैसे स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ है, जिसमें ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी कोई ओवरऑल क्यूरी हो, कोई जनरल क्यूरी हो, तो वहाँ पे रिप्लाई किया जाता है। अदरवाइज आपकी स्पेशल क्यूरीज के लिए आप लोगों को स्पेशल अलग व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ से आपकी मेरे साथ जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्शन पॉसिबल होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे। बात हम कर रहे थे, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। मैं स्लाइड्स की बात कर रहा था। स्लाइड्स का लिंक मैं बहुत जल्द जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी ग्रुप की देना शुरू कर दूंगा। इसके अलावा उन ग्रुप्स में जो व्हाट्सएप पे मेंटेन किए हुए हैं उनमें भी इन स्लाइड्स का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया जाता है SC लर्निंग का। इसके अलावा मैंने स्लाइड्स पे नीचे पिन करना भी शुरू कर दिया, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें। इस तरह के ग्रुप्स में अगर आप शामिल होना चाहते हैं और किसी की असिस्टेंस की अगर आपको ज़रूरत है, तो इन नंबर्स पे आप लोग जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकायदा तौर पे अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। आज जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं हमारे पास, वो है सबसे पहले डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसको हम देख रहे होंगे। इससे रिलेटेड पास्ट पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो देख रहे होंगे, आपके ICAP स्टडी टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख रहे होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ और हमारा लास्ट टॉपिक, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसको भी हम काफ़ी हद तक जो है वो कवर कर चुके हैं। बाकी इसका कोई पार्ट जो रहता है, तकरीबन 7 से 8 पार्ट्स जो हैं इसके रहते हैं, उनको हम अपने आज के लेक्चर में कंप्लीट करके इसको क्लोज कर रहे होंगे। बहुत ही थोड़ा सा जो है वो इसमें से रह गया है। उसके अलावा इसके जो पास पेपर में ICAP स्टडी टेक्स्ट में कोई क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी देख रहे होंगे। पहले इससे कि आपको डायरेक्ट मैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे लेके जाऊं, एक छोटी सी क्यूरीज आपके साथ, एक छोटा सा सिनेरियो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक्चुअली हम लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेसिकली मेनली जो है वो बिजनेस माइंड के लोग होते हैं, तो इसी से रिलेटेड आप लोगों को मैं एग्जांपल देना चाहूँगा।
आप फ़र्ज़ करें सीए कर जाते हैं, फ़र्ज़ करें नहीं, इंशाल्लाह आप लोग सीए कर जाएंगे, लेकिन सपोज़ अभी आप सीए हैं और आपने अपना एक बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है। जब बंदा एक बिज़नेस स्टार्ट करता है, क्या वो सारा बिज़नेस अकेला मैनेज कर रहा होता है? अकेला मैनेज नहीं कर रहा होता। उसे अपने नीचे काम करने के लिए लोग चाहिए जिनको वो इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड करे, वो आगे से उनको अप्लाई करें, या फिर उनके भी आगे जो है वो सब ग्रुप्स बनाए जाएं जिन्हें वो आगे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें छोटे लेवल पे, और फिर वो जो है वो आगे से काम करें। तो ये बड़ा एक सिस्टम बन रहा होता है जहाँ पे एक बंदा कभी भी जो है वो पूरा बिजनेस नहीं चला सकता, उसको लोगों की ज़रूरत होती है। इसी तरह आपने अपना एक बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश किया, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो अलहदा है, आपका जो आईटी डिपार्टमेंट है वो अलहदा है, आपका जो सेल डिपार्टमेंट है वो अलहदा है, आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो अलहदा है। सपोज तो फ़र्ज़ करें आईटी डिपार्टमेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। आईटी डिपार्टमेंट के लिए आपने एक आईटी मैनेजर को अपॉइंट किया, आपने एक आईटी मैनेजर को अपॉइंट किया, ठीक है, आपने एक आईटी मैनेजर को अपॉइंट कर दिया। क्या आप इसको ऐसे ही बगैर पूछताछ के और फ्री हैंड दे के छोड़ देंगे कि भाई आप आईटी मैनेजर हो, जो करना है आप करते रहो, ये कंपनी आपकी है, ये कंपनी आपकी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप जब एक आईटी मैनेजर अपॉइंट करेंगे या कोई भी मैनेजर अपॉइंट करेंगे, आईटी मैनेजर के अलावा कोई भी मैनेजर आप अपने नीचे सबॉर्डिनेट कोई भी अपॉइंट करेंगे, तो आप उस पर नज़र रखेंगे, आप उसको कुछ बताएंगे कि भाई ये आपका स्कोप है, आप आईटी मैनेजर हो, आईटी के डिपार्टमेंट की ये चीज़ें आपने देखनी है, इन चीज़ों को आपने मैनेज करना है। आप फाइनेंस में नहीं घुस सकते, आप सेल के ये मामला नहीं देख सकते, वो सेल डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो कर रहा होगा, ठीक हो गया। आप जो है मार्केटिंग के मामला नहीं देख सकते, वो मार्केटिंग मैनेजर के देखेगा, वो काम कर रहा होगा। तो इस तरह से आप आईटी मैनेजर को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे होंगे। किस तरह से कंट्रोल कर रहे होंगे? उसकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करके, उसकी पावर्स को डिफाइन करके कि भाई आपके पास ये पावर्स मौजूद हैं, इन पावर्स में रहते हुए, इन अपनी लिमिट्स में रहते हुए आप अपना काम कर सकते हैं। आप उस पर बाकायदा नज़र रख रहे होंगे, लोग आपको बता रहे होंगे, आपकी कंपनी के लोग ही आपको बता रहे होंगे कि सर ये आईटी मैनेजर ने ये काम किया। आपको खबरें मिल रही होंगी अपनी कंपनी के स्टाफ से ही, अपने रिसोर्सेज से ही, आप ओनर हैं बिजनेस के यार, इस तरह की चीज़ें आपको मिल रही होंगी कि आपका आईटी मैनेजर ये गलत कर रहा है, आपका आईटी मैनेजर ये गलत कर रहा है, उसके मुताबिक आप जो है वो एक्शंस ले रहे होंगे। तो किसी ना किसी तरह आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी पावर्स को डिफाइन करके आप उस पर नज़र रख के किसी भी तरह से आप उसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। बात समझ आती है? कोई इलॉजिकल बात तो नहीं की मैंने, लॉजिकल बात ही है ना। आपने उसको आईटी मैनेजर को क्यों रखा? आपने आईटी मैनेजर को क्यों रखा? आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके पास इस तरह के जो छोटे लेवल के मामलात हैं उनको डील करने का टाइम नहीं है। आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट्स जो हैं वो हायर कर रहे हैं, इन छोटे मामलात को डील करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप आईटी मैनेजर रख लेते हैं, आप नीचे ज़्यादा लोग रख लेते हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल सकता है। दूसरी चीज़, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी में टैक्स पढ़ रहे होते हैं, हम लॉ पढ़ रहे होते हैं, हम बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे होते हैं ना, हो हमारी सारी ही होती है, लेकिन आईटी की भी हो सकता है आपको ना हो, क्योंकि जितना हम तरक्की कर चुके हैं ये दुनिया आईटी के अंदर, तो कंप्यूटर वगैरह चलाना तो सभी को आता होता है। आप अपने पीआरसी लेवल पे भी आईटी पढ़ रहे होते हैं, जिसमें आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ रहे होते हैं, लेकिन स्पेशलाइज जो आईटी स्किल्स हैं उसके लिए एक बंदा होना चाहिए, एक एक्सपर्ट होना चाहिए जिसकी आपको ओपिनियन मिल सके। कई आईटी के मामला ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको नहीं आते, आपने दुनिया का 100% नॉलेज नहीं लिया हुआ, आपने सीए का नॉलेज ले लिया, लेकिन आईटी के मामला बहुत से ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको एक्सपर्ट की ओपिनियन की ज़रूरत पड़े। इस वजह से आपने आईटी मैनेजर को रख लिया, वरना आप किसी भी और बंदे को रख सकते थे। आपने स्पेसिफिकली आईटी मैनेजर को इसलिए रखा क्योंकि ये आईटी का डिपार्टमेंट है, और आईटी का जो मैनेजर है उसके पास
उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन है, उसकी सारी जो है वो मालूमात रहती हैं। आप उससे किसी भी वक्त इस बारे में ओपिनियन अपनी ले सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों, बात क्लियर है। ये एक छोटी सी स्टोरी थी कि डायरेक्टली रिलेटेड है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के साथ। अब इसका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के साथ ताल्लुक देखें मैं किस तरह निकालता हूँ। ये स्टोरी आप अपने जहन में रख लें। ये बात आपको समझ आ गई है ना, लॉजिक बनाती है, सेंस बनाती है। इसी बेस पे हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कंप्लीट समझेंगे। चलें जी, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। क्या डेफिनेशन है? इन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, पावर इज गिवन टू एन एग्जीक्यूटिव, a minister or a public body to make subordinate or delegated legislation for specified purposes only. For example, local authorities are given a statutory powers to make bylaws which apply within a specific locality. बात देखें यहाँ पे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है? मैंने आप लोगों को बताया, हम स्टार्ट से डिस्कस करते आ रहे हैं लेजिस्लेशन की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। सबसे पहले कोई लॉ बनता है, पार्लियामेंट से अप्रूव होता है। पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली है, पार्लियामेंट में सेनेट है। इन दोनों से अप्रूव होने के बाद फाइनल एसेंस के लिए प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। ये हमारा बाकायदा जो है वो एक प्रोसेस है लेजिस्लेशन का। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। क्यों होता है ये भी हम बात ऐसे आगे करेंगे। लेकिन कभी कभी इस तरह होता है कि जो लॉ बनाने की पावर है ना, वो आगे ट्रांसफर कर दी जाती है पार्लियामेंट से हटके। किसी पब्लिक बॉडी, लोकल बॉडी, कोई लोकल ऑफिसर है, जो मिनिस्टर्स हैं, कोई एक मिनिस्टर के पास तो लॉ बनाने की पावर नहीं ना होनी चाहिए, एक एमएनए के पास तो नहीं ना होनी चाहिए। लॉ कैसे बनता है? जब नेशनल असेंबली में सारे एमएनए बैठ के उस लॉ पे वोटिंग करते हैं, उसके बाद वो लॉ बन जाता है। किसी एक एमएनए को हम वो पावर नहीं दे सकते। लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में यही हो रहा होता है, किसी एक मिनिस्टर को, किसी पब्लिक बॉडी को, किसी एमएनए को हम वो लॉ मेकिंग पावर जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। बात समझ में आती है? इसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कह रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे हमने जो अपनी एग्जांपल देखी उसमें किया था। आप क्या थे? बिजनेसमैन। आपने थोड़ी सी पावर दी थी आईटी मैनेजर को, दी थी कि नहीं? उस स्पेसिफिक लिमिट्स के अंदर उसे पावर दी थी कि आप आईटी डिपार्टमेंट में रह के ये काम कर सकते हैं। आपने उसे पावर डेलीगेट कर दी। बिल्कुल इसी तरह लॉ बनाने की पावर डेलीगेट कर दी जाती है पार्लियामेंट की तरफ से कुछ लोकल बॉडीज को। ठीक हो गया बच्चों? डेफिनेशन की समझ आती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज है, सिंपल डेफिनेशन है। उधर हमने बात की थी जब एक हम बिजनेस कर रहे हैं, तब हमें पावर दी है, किसी को मैनेजर बनाया है, उस पर कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। तो इतना बड़ा मुल्क चलाते हुए, इतने बड़े मुल्क के जो है लॉज बनाते हुए, जब हम किसी को लॉ मेकिंग पावर दे रही हैं, क्या हमें तब उस पर नजर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। उस पर हम कंट्रोल कर रहे होंगे, बिल्कुल उसी तरह से कंट्रोल कर रहे होंगे बाय रिस्ट्रिक्शन एंड डिफाइनिंग द पावर टू मेक रूल्स। आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आपको मैं फला रूल बनाने की पावर देता हूं, लेकिन सिर्फ यही इसी दायरा कार के अंदर रहते हुए आप लॉज बना सकते हैं। आप फाइनेंस से निकल के कोई और लॉ नहीं बना सकते। इस तरह की, ये फॉर एग्जांपल, इस तरह की कोई वो पावर उसको दी जा सकती है। ठीक है, कि एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी, इस हद में रह के आप लॉ बना सकते हैं। ये ना हो आप कल को ये लॉ बना रहे होंगे जो है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर की जो है वो पावर्स ही मैं खत्म करता हूँ, मैं ये लॉ बना देता हूँ। नहीं, आप ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकेंगे। आपको एक स्पेसिफिक पावर दी जाएगी, आपको एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन किया जाएगा कि इसके अंदर रहते हुए इस तरह के लॉज आप बना सकते हैं। तो इस तरह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है उसकी पावर पे, उसको पावर डिफाइन कर दी जाती है कि ये आपकी पावर है। इसके अलावा आप उस पर नजर रख रहे होते हैं, और अगर कोई भी इशू हो, कोई भी आपको लगेगा नहीं 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 ये वाला लॉ नहीं चाहिए, ये तो इसकी पावर ही नहीं थी लॉ बनाने की, या ये जो इसने लॉ बना दिया तो गलत बना दिया, उसको जाके कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और कोर्ट रियलिटी बेस पे उस लॉ को वैलिड या वॉइड करार देगी। अगर तो ऑब्जेक्शन हमारा वैलिड है तो कोर्ट उसको वॉइड करार दे देगी। बात समझ गए हैं?
यहाँ से आपको कोई केस स्टडी नहीं आने वाली, कोई भी केस स्टडी नहीं आने वाली, कोई सिनेरियो नहीं आने वाला। यहाँ से वो क्या पूछने वाला है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को डिफाइन करो, कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का बताओ, इसका मतलब क्या होता है, किस तरह से कंट्रोल किया जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को, बस यही सवाल आने वाला है। बात को समझ रहे हैं आप? डेफिनेशन लिखनी है आपने, और ये कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, होपफुली इसकी आपको समझ आ गई है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी बात है। यही आपने जो है वो लिख देनी है और आपको इसके नंबर दे दिए जाएंगे। ये हो गया हमारा कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। वो जो हमने एग्जांपल पढ़ी बिल्कुल उसी तरह से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसके एडवांटेजेस की तरफ चलते हैं। वहां पे उस एग्जांपल को जहन में ले आए, जब आपने एक आईटी मैनेजर रखा तो उससे आपको क्या एडवांटेज मिल रहा था? सबसे पहले कि आपका टाइम बच रहा था, आपका बच रहा था। आप एक बिजी पर्सन है, आप एक बिजनेसमैन है, आपके और बड़े काम है, आपने ये छोटे मोटे कामों के लिए ही तो लोगों को रखा हुआ है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये छोटे मोटे मामला को डील कर सकें, तो आपने मैनेजर रखे हुए हैं, इन मामला को डील करो, इनको मैनेज करो। तो बिल्कुल यही चीज़ है। फिर पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं है, पार्लियामेंट को बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं, उन्हें बहुत बड़े बड़े लॉज बनाने होते हैं। तो ये छोटे मोटे लॉज बनाने का या इन मामला को इतनी डिटेल से स्टडी करने का, इन पे गौर करने का टाइम नहीं है। उनके पास टाइम नहीं है, तो उनका टाइम सेव हो जाता है, डेलीगेट कर देते हैं जब वो लॉ मेकिंग पावर अपने। नेक्स्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन। वहां पे भी मैंने आपको बताया कि आप एक सीए हैं, आपने एक आईटी मैनेजर को अपॉइंट किया, तो आप उससे आपको एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाएगी। आप आईटी के बारे में सब कुछ नहीं जानते। सिमिलरली इसी तरह भी हमें इस तरह के रूल्स बनाने पड़ जाते हैं। अब एमपीएस क्या है? बेसिकली उनके लिए जो लिमिट है ना, आप एमएनए कैसे बन सकते हैं? आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, बस सिंपल बीए, बीएससी है, बीएस है, डजंट मैटर, यू शुड बी अ ग्रेजुएट। आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। मोस्टली हमारे जो एमएनएस बैठे हुए हैं वो सिंपल बीए हैं, कोई इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है चीज़ों के बारे में। उन्हें एक्सपर्ट ओपिनियन की शदीद ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? खुल के मैं इसको बात नहीं करना चाह रहा, बट एक्सपर्ट ओपिनियन की उनको ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही डेलीगेट कर दी जाती है लॉ मेकिंग पावर, तो उन रेलिवेंट पर्सन्स को डेलीगेट की जाती है जो उस लेवल के लॉ बनाने के एक्सपर्ट हैं, अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। तो इस तरह से हमें एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाती है, प्रोफेशनल की ओपिनियन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, आप जो है वो आपके एमएनए में कोई भी बिजनेसमैन नहीं है, अब बिजनेस से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, कोई टैक्सेस बढ़ाने हैं, टैक्सेस कम करने हैं, तो आप अगर बिजनेसमैन नहीं है, आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आप एमएनए हैं, आप बिजनेसमैन नहीं है, तो आप उससे रिलेटेड उस तरह से नहीं सोच सकते जिस तरह से एक बिजनेसमैन सोच सकता है कि बिजनेसेस को किस लॉ से फ़ायदा हो रहा होगा, किस लॉ से नुकसान हो रहा होगा। तब आपको जो है उनकी ओपिनियन की ज़रूरत पड़ रही होती है। यहाँ पे आपको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होती है, एक्सपर्ट ओपिनियन मिल रही होती है। दूसरी आखिरी चीज़, फ्लेक्सिबिलिटी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है ना, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। कैसे सर, कैसे फ्लेक्सिबल है? ऐसे फ्लेक्सिबल है, आपने जो लॉ बनाना हमने पढ़ा है कि लॉ किस तरह से बन रहा होता है। पहले वो नेशनल असेंबली या सेनेट में आ रहा है, फिर उधर से पास हो रहा है, दूसरे हाउस में जा रहा है, फिर दूसरे हाउस से प्रेसिडेंट के पास जा रहा है। इन केसेस के दरमियान में कुछ हो जाए, दूसरा हाउस रिजेक्ट कर दे, फिर ज्वाइंट सिटिंग हो रही है, पहला हाउस जो है प्रेसिडेंट कह दे कि भाई रिकन्सिडर कर लो, फिर ज्वाइंट सिटिंग हो रही है। तो दैट्स लॉन्ग प्रोसीजर। इसी तरह इसको ख़त्म करने के, लॉ को ख़त्म करने का भी इसी तरह का लॉन्ग प्रोसीजर है, जबकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में ऐसा नहीं है। जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसमें अगर कोई गलत लॉ बना है तो कोर्ट में जाके भी उसकी अपील हो सकती है। अगर इस तरह का पार्लियामेंट भी कोई सेल्फ पे एक्शन लेके उसको ख़त्म कर सकती है। मैं आपको इसकी एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। आपका एक छोटा भाई है, ठीक है, वो आपके साथ अपना कोई डिसीजन शेयर करता है जो डिसीजन बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, आपने उसको मना करना है, तो आप फौरन उसको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करोगे कि भाई चल जो करना है कर ले, ये नहीं काम करना, हमने ये काम नहीं होगा। या उसको थोड़ा डांट डपट के भी उसे आप जो है वो काम के लिए मना कर दोगे। इसी तरह का कोई डिसीजन आपके वालिद साहब लेते हैं,
अब आपका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट होगा। जब आपके छोटे भाई ने ये डिसीजन लिया तो आप ये डिसीजन सुनना, इसको चेंज करना आपके लिए बड़ा फ्लेक्सिबल था यार, कुछ भी नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत पड़ी उसको डांट दूंगा, उससे कह दूंगा कि भाई ये काम नहीं होगा। लेकिन जब आपके वालिद साहब की बारी आई, अब बहुत रिजिड काम है, आप उनके डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं थोड़ा सा कि अगर ये हो गया तो ऐसे भी हो सकता है, आप देख लें, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो ना करें। इस तरह की कोई सिचुएशन बनवा सकते हैं। बिल्कुल यही एग्जांपल इधर है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि यहाँ पे लॉ मेकिंग पावर जो है वो सबऑर्डिनेट्स को मिल रही है, जबकि लेजिस्लेशन में लॉ बना रही हैं हमारी जो अथॉरिटीज़ है मुल्क की, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़। बस यही बात है। इसलिए पार्लियामेंट का एक्ट जो है उसको अमेंड करना भी उतना लंबा प्रोसीजर है जितना उसको बनाना है, जबकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जो लॉ बना है उसको अमेंड करना इतनी मुश्किल बात नहीं है। ये हैं उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के टोटल एडवांटेजेस। आपसे यहाँ से कोई सिनेरियो नहीं पूछा जाना एडवांटेजेस से भी। एडवांटेजेस से वो क्वेश्चन पूछेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेगा 2 एडवांटेजेस बता दें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के, यहाँ से 2 याद करके आप लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। वो कहेगा 3 एडवांटेजेस बता दें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के, आप तीनों के तीनों लिख देंगे, आपको यहाँ से नंबर मिल जाएंगे। ये चीज़ एडवांटेजेस पे तो बात हो गई। अब डिसएडवांटेजेस की तरफ चलते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? वैसे ही आप जनरली सोचें, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि भाई लॉज जो हैं, लॉ मेकिंग पावर, आप लोगों ने किसको इलेक्ट किया? आप लोगों ने वोट किसको दिया? आपने एमएनएस को वोट दिया, एमएनए को वोट दिया, फॉर एग्जांपल किसी मिस्टर एक्स एमएनए को वोट दे दिया, वो मिस्टर एक्स जाके हमारी नेशनल असेंबली में बैठ गए, आपने उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा, वो लॉज बना रहे हैं, आपने उनको वोट तभी दिया होगा जब आपको उन पे ट्रस्ट होगा। आप उन पे ट्रस्ट करते हैं, आपने उनको वोट दिया। अब वो जो लॉज बना रहे हैं वो आपके ट्रस्ट के अंदर रहते हुए बना रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में एक ऐसा बंदा लॉ बना रहा है जिसको ना आपने इलेक्ट किया, ना पब्लिक ने इलेक्ट किया, ना उसे किसी और ने इलेक्ट किया, और वो बंदा जो है लॉज बना रहा है। ये एक इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। और ये ठीक है, ये एक साइड पे बात है कि भाई अगर वो लॉ बना रहा है, अगर वो गलत लॉ बनाता है तो कोर्ट में जाके उसको जो है वो चैलेंज किया जा सकता है, हम उसको खत्म कर दें अगर लॉ उसने गलत बनाया है, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। लेकिन लॉ बना तो वो बंदा रहा है ना जिसके पास एक्चुअली पावर नहीं होनी चाहिए लॉ बनाने की। जो डायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन नहीं है लॉ बनाने के लिए, वो बंदा लॉ बना रहा है, तो इसको एज अ डिसएडवांटेजेस, एज अ ड्रॉबैक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का हम कंसीडर कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? The main criticism of delegated legislation is that it takes lawmaking away from the democratically elected members. जमहूरी तरीके से जिन लोगों को आपने इलेक्ट किया है उनसे लॉ मेकिंग पावर अवे जा रही है और लोगों को दी जा रही है। अनइलेक्टेड सिविल सर्वेंट्स, अनइलेक्टेड सिविल सर्वेंट्स एक्सपर्ट्स जो भी हैं उनको दी जा रही है, तो इसको हम एक ड्रॉबैक कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसका अगरचे प्रोसेस लंबा है, प्रोसेस लंबा होने की वजह से ही और बीच में इतनी सारी चीजें होने की वजह से ही कि एक साइड से रिजेक्ट ना हो जाए, दूसरी साइड से रिजेक्ट ना हो जाए, लॉज जो है वो बहुत कम बन रहे होते हैं, या बन भी रहे हो तो हमें सिर्फ पार्लियामेंट पे नजर रखनी पड़ेगी कि पार्लियामेंट को देख लें भाई कौन कौन से लॉ बना रही है। ये नया लॉ पार्लियामेंट में बना दिया, फौरन हमारी लॉ बुक में शामिल हो जाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में उसको आर्टिकल में जिस रेलिवेंट आर्टिकल का वो बनता है उसको वहां पे लिख दिया जाए। ऑन दी अदर हैंड आपने लॉ मेकिंग पावर किसको दे दी? आपने दे दी अनइलेक्टेड सिविल सर्वेंट्स को, आपने इसको डेलीगेट कर दिया। अब इसका रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप वफाकी लेवल पे बैठे हुए हैं, आपने नीचे एमएनएस को दे दी या एसी जो आपके डीसीज हैं इनको दे दी, किसी को भी दे दी। उसके बाद प्रोविंशियल लेवल पे आ जाए, यहाँ पे आप लोगों ने पावर दे दी। फिर सिटी लेवल पे आ जाए, यहाँ पे आप लोगों ने पावर दे दी। वो भी लॉ बना रहे हैं, हर प्रोविंस से आ रहे हैं, हर सिटी से आ रहे हैं,
वफाक से अलहदा आ रहे हैं, जो हमारे फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन एरियाज़ हैं, फाटा वगैरह हो गए, इस तरह के एरिया से अलहदा आ रहे हैं, तो इनको मैनेज करना, इनको लिखना, इनको याद करना, इनको नोट डाउन करना, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ऐसे ही है, लॉज की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। बिकॉज delegated legislation can be produced in large amounts, the volume of such law making becomes unmanageable and it is impossible to keep up to date। इनको अप टू डेट रखना बहुत मुश्किल है। डेली बेसिस पे क्या उनको अपडेट करने बैठ गए, डेली बेसिस पे पता नहीं कितने कितने लॉज बनना शुरू हो जाएंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को अगर ज़्यादा प्रमोट कर दिया गया। तो ये थोड़ी से हमें डिसएडवांटेजेस भी नज़र आते हैं। यहाँ से कोई आपसे केस स्टडी नहीं पूछी जाने वाली, आपसे यहाँ से पूछेगा, क्या पूछेगा, डिसएडवांटेजेस बता दें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारा आज का मेन टॉपिक था। छोटा सा हमारा आज का लेक्चर है, लेकिन अभी थोड़ा सा और आगे चलना है, बट आज का लेक्चर हमारा थोड़ा शॉर्ट होने वाला है। हम सिर्फ इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और लेक्चर को क्लोज करेंगे। कल से हम इंशाल्लाह ग्रिड न्यू अपनी जो है वो स्टार्ट कर रहे होंगे, ग्रिड बी, और उसको भी बहुत जल्द हम वाइंड अप कर रहे होंगे। मेरा जो इरादा है ना, पर्सनली मैं सोच रहा हूँ तकरीबन 90 के राउंड अबाउट जो है वो लेक्चर्स हो जाएँ हमारे इतने, ताकि हमारे लिए जो सेशन में मैनेज करना आसान हो जाए, ना बहुत ज़्यादा हों 100+ जाएँ, ना ही बहुत कम हों, बस एवरेज से रहें, ताकि कोई बच्चा थोड़ी देर बाद भी शुरू करता है तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो ये चीज़ें। अभी तक फिलवक्त चेंजिंग के हवाले से कोई न्यूज़ नहीं है, आपकी बीला में कोई चेंजिंग नहीं हुई लास्ट जो है वो अटैम्प्ट की निस्बत। अगर कोई थोड़ा बहुत सप्लीमेंट आता भी है, देन मैं आप लोगों को उस सप्लीमेंट को उस रेलिवेंट टॉपिक के साथ ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो ये थी हमारी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यहाँ पे आप वीडियो जो है उसको पॉज करें कि 5 मिनट इनको देखें, चीज़ें समझ में आती हैं, याद नहीं कभी करना, अभी सिर्फ देखना है कि चीज़ें समझ में आती हैं। कुछ समझ नहीं आता तो आप डायरेक्टली जो है ये नंबर मैंने दिया हुआ है, इससे रब्ता करके, ये ऐसे लर्निंग का नंबर है, ऐसे स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी का नंबर है, आप ऐसे स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से रब्ता करके डायरेक्टली मेरा नंबर हासिल कर सकते हैं, मेरे साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन कर सकती हैं। इसको आप एक बार पढ़ लें, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपने जो है बुक वहाँ से देख लें। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से कोई क्वेश्चन भी क्या कभी आया है ICAP पास पेपर में। इतना आसान सा टॉपिक है, तो क्या ये इस आसान टॉपिक को ICAP टेस्ट करता है अपने पेपर को आसान बनाने के लिए। क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ICAP स्टडी टेक्स्ट की जानिब। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर है आपका 5। ब्रीफली डिस्क्राइब how delegated legislation takes place and also describe how control is exercised over delegated legislation। क्या पूछा उसने, कोई मुश्किल चीज़ पूछी, कोई सिनेरियो बनाया जिसकी आपको समझ ना आ रही हो कि भाई सवाल क्या है। उसने सीधा कहा कि भाई बता दें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है। एक किस्म की उसने रिक्वेस्ट की है कि हाउ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टेक्स प्लेस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किस तरह से होती है। आल्सो डिस्क्राइब हाउ कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यहाँ पे आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की डेफिनेशन कंप्लीट लिखेंगे और उसके बाद उसका कंट्रोल बता देंगे, आपका काम खत्म। ये क्वेश्चन शामिल है आपके ICAP स्टडी टेक्स्ट में। इसके बाद आते हैं हम आपके पास पेपर पे। पास पेपर पे स्क्रीन पे आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन शो हो रहे होंगे। What is delegated legislation? State one disadvantage of delegated legislation। 2 नंबर का स्प्रिंग 2020 में आया, बिल्कुल भी पुरानी बात नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि भाई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को डिफाइन कर दो, एक डिसएडवांटेज लिख दो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का काम खत्म। उसने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछना है, बिल्कुल भी नहीं घुमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिल्कुल आप डेफिनेशन लिख देंगे, एक डिसएडवांटेज, 2 हमने पढ़े उनमें से लिख देंगे, तो आपका 2 के 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। स्प्रिंग 2018 में वो पूछता है ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टेक्स प्लेस एंड आल्सो डिस्क्राइब हाउ कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन।
स्प्रिंग 2018 में भी उसने यही चीज़ पूछी, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की डेफिनेशन बता दो और इस पे कंट्रोल कैसे रखा जाता है वो कंट्रोल वाला पैराग्राफ लिख दो, आपको इसके 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्या इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है? क्या इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए कोई टाइम लगाने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। ये भी कोई ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, स्प्रिंग 2018 का क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे फिर से 2 क्वेश्चन शो हो रहे होंगे। ये देखें आप कितना फ्रीक्वेंटली इस पेपर को जो है वो इस टॉपिक को एड्रेस किया जाता है। स्प्रिंग 2015 आपको सामने स्क्रीन पे पहले शो हो रहा है। इससे पहले जो हमने देखे वो 18 और 20 के थे, तो वो 2 साल से ज़्यादा वक्फा नहीं कर रहा टेस्ट करने में। What do you understand by delegated legislation? State 2 disadvantages and advantages of delegated legislation. Definition लिखो, 2 advantages लिखो, 2 disadvantages लिखो, 5 नंबर आपके पक्के। समझ रहे मेरी बात को? तो इस तरह से उसमें क्वेश्चन पूछने हैं। अब बाकी रीसेंट अटेम्प्ट हमारी अभी सितंबर 2022 में पेपर दे के आए हैं। देखा लास्ट टाइम उसने 2020 में पूछे, उसके बाद 2022 में दोबारा पूछ लिया, तो 2 साल से कम का वो इस टॉपिक में वक्फा दे ही नहीं रहा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ऑर्डर 2022 में आ गया है तो 2023 में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा इसके पास पेपर के क्वेश्चन जो है वो टेस्ट हुए हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन and state any 2 advantages and 2 disadvantages of delegated legislation. Also describe how control is exercised over delegated legislation. यार इसके अलावा और वो क्या पूछेगा इस टॉपिक से? जब भी इस टॉपिक को टेस्ट करेगा डेफिनेशन पूछेगा, एडवांटेजेस पूछेगा, डिसएडवांटेजेस पूछेगा, कंट्रोल पूछेगा। इसके अलावा वो इस टॉपिक से कुछ भी नहीं पूछ सकता। आसान तरीन टॉपिक, इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक, इसको आपने अच्छे तरीके से अपने याद कर लेना है, समझ भी लेना है। ये थे हमारे क्वेश्चंस जो इस टॉपिक में से आपके पास पेपर्स में, आपके क्वेश्चन बैंक में आ चुके हैं। उसके बाद हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसे हमने अधूरा छोड़ा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसके प्रीएम्बल के बारे में हम बात कर चुके हैं, 5 शेड्यूल्स हम देख चुके हैं, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं, इसके हम 3 पार्ट्स देख चुके हैं। इवन के पास पेपर का भी इसका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हम देख चुके हैं। अब इससे आगे चलते हैं। बेसिकली यार ये जो टॉपिक है ना, ये कम्प्लीटली डिट्टो आपकी क्रैमिंग वाला टॉपिक है, आपका याद करने वाला टॉपिक है। ना इसमें इतनी कोई समझाने वाली चीज़ है, ना ही कुछ और। उसने पूछना क्या है, यहाँ से उसने स्ट्रेट पार्ट का नाम लिख देना है। पास पेपर का आपने उम्मीद है पिछला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया देखा होगा, आज भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। उसने सिंपल पार्ट का नाम लिख के और वो पूछता है कि बता दे भाई इस पार्ट में क्या है। आपने सिंपल जो याद किया हुआ है, क्रैम किया हुआ है, उसको लिख देना होता है और आपको नंबर उसके 2-4 लिखने का वो पूछे मिल जाते हैं। पार्ट 4 को हम देखते हैं। पार्ट 4 है जी प्रोविंस। आर्टिकल 101 से आर्टिकल 140 ए तक शामिल है इसमें। अब जब प्रोविंसेस की उसने बात की है तो प्रोविंसेस में वो क्या जो है, प्रोविंसेस में क्या चीज़ हो सकती है, जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी प्रोविंस के बारे में होंगी। कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड गवर्नर्स। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे बन रही होगी, प्रोविंस का गवर्नर कैसे बन रहा होगा, वो कैसे काम कर रहा होगा, ये चीज़ हमारे जो है वो प्रोविंसेस वाले पार्ट 4 में शामिल है। फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, इनके फाइनेंशियल प्रोसीजर्स क्या होंगे, किस तरह से फंड्स को कंट्रोल कर रहे होंगे प्रोविंसेस किस तरह से फंड को मैनेज कर रहे होंगे। देखिए बेसिकली हमारे जो लॉ है ना उसमें पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है। प्रोविंसेस जो है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आप सुनते हैं, आपका वजीर आला, आपका गवर्नर, उनको पावर्स दे दी गई हैं कुछ स्पेसिफिक। वो पूरे प्रोविंस को चला रहे होते हैं, वफाक पूरे मुल्क को देख रही होती है। तो हमें सख्त ज़रूरत है डिफाइन करने की। वफाक की पूरे मुल्क पे हुकूमत है, उसका क्या मतलब है कि उसकी हर सूबे पे हुकूमत है, और आपकी सूबे पे हुकूमत है उसका क्या मतलब है कि आपकी सूबे पे हुकूमत है। अब मसला ये पड़ेगा कि एक ही सूबे के बारे में 2 लोग फैसला कर रहे हैं। वफाक कह रही है इस सूबे में ये होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह रही है नहीं सूबे में तो हमारी हुकूमत है, हमारा सूबा है, इसमें ये होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ों को डिफाइन करने की, चीज़ों को जो है वो मैनेज करने की। तो ये देखा जाएगा कि सूबे ने कमाई की है, सूबे का फंड है, किस तरह से मैनेज किया जाएगा, उन्हें पब्लिक अकाउंट्स में किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाएगा, किस तरह से वो पब्लिक की फलाह बहबूद पे खर्च हो रहे होंगे।
बजट किस तरह से बन रहे होंगे सूबे में क्या क्या हो रहा होगा, प्रोविंस के बारे में जितनी चीज़ें हैं वो आपके पार्ट 4 में प्रोविंसेस में शामिल हैं। इसको आपने याद कर लेना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है। आपसे एग्जामिनर यहाँ से क्या पूछेगा, पार्ट 4 प्रोविंसेस में क्या होता है, पार्ट 4 प्रोविंसेस का बता दें। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के पार्ट 4 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के पार्ट 4 में क्या चीज़ें शामिल है। आप बता रहे होंगे प्रोविंसेस के हिसाब से चीज़ें शामिल है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स किस तरह से बन रही होंगी, वो काम कैसे कर रही होंगी, गवर्नर किस तरह से अपॉइंट हो रहे होंगे, ये सारी चीज़ें प्रोविंसेस में शामिल हैं। उनका बजट वगैरह किस तरह से देखा जा रहा होगा, प्रोविंसेस के पार्ट में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसको भी आपने याद करना है। उसके बाद है पार्ट 5 रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। मैंने आपको बताया कि एक ही यहाँ पर दो लोगों की हुकूमत है, तो डिफाइन करना बहुत जो है वो अहम है कि आप लोगों ने क्या करना है, हमने क्या करना है। इसी तरह उन दोनों फेडरेशन जो पूरे मुल्क को मैनेज कर रही है और पूरे सूबे को मैनेज कर रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक भी तो कायम होना चाहिए ना। तो उस ताल्लुक को, पूरे रिलेशनशिप को पार्ट 5 जो है वो मैनेज करता है। सबसे पहले वो कहता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है कि आप कौन कौन से लॉज बना सकते हैं, कौन कौन से लॉज जो है वो सूबों के बारे में पार्लियामेंट बना सकती है, कौन कौन से लॉज सूबों के बारे में प्रोविंशियल असेंबली बना सकती है, हमारी सूबाई असेंबली बना सकती हैं, कौन सी लॉ मेकिंग पावर्स सूबे के पास है, कौन सी लॉ मेकिंग पावर्स आपकी वफाक के पास हैं, आपकी गवर्नमेंट के पास हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। बात को समझते हैं। जैसे नाम से ही जाहिर है कि रिलेशन की बात हो रही है सूबे के बारे में और वफाक के बारे में, तो सबसे पहले उनकी लेजिस्लेटिव पावर, उनका लीगल क्या रिलेशन होगा, उनकी जो लॉ की पावर्स हैं, लॉ मेकिंग पावर्स, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ये सब कुछ उसमें शामिल होता है। दूसरी बात एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, वो काम कौन कौन से कर रही होंगी, किस तरह से सूबे में ट्रेड हो रही है, किस तरह से सूबे और वफाक के दरमियान ट्रेड हो रही है, किस तरह से सूबे में सूबाई हुकूमत काम कर रही है, किस तरह से सूबे में वफाकी हुकूमत इन्वॉल्व हो रही है, ये सारी चीज़ें भी रिलेशनशिप बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस के अंदर आ रही होंगी। उसके अलावा कुछ स्पेशल प्रोविजंस आ रही होंगी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, किन चीज़ों में कॉमन इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट का भी, सूबाई हुकूमत का भी, और जो है वो हमारी वफाकी हुकूमत का भी। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो हैं, सूबे की इकोनॉमी के किस तरह की जा रही है, हमारे जो वफाक है उसकी ओवरऑल इकोनॉमी किस तरह से जा रही है, ब्रॉडकास्टिंग, हमारी टेलीकास्टिंग वगैरह, ये सारा कुछ इससे रिलेटेड जितनी प्रोविजंस हैं वो सारी पार्ट 5 में शामिल है। रिलेशनशिप्स बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इसमें भी कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई है। वो 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए पूछेगा कि पार्ट 5 रिलेशनशिप्स बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस बता दें, तो आपको ये बताना पड़ेगा और आप बताएंगे, याद करके आपको इसके मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसके बाद है पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या शामिल है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ये पार्ट 6 है, इसमें सारा कुछ उसने फाइनेंस के बारे में लिख के ना, आखिरी लाइन सिर्फ उसने प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में लिखी है, सारा कुछ बाकी सारा फाइनेंस के बारे में ही है। फाइनेंस क्या होता है, पैसे, पैसा कैसे आना है, कैसे जाना है, कहाँ से आना है, कहाँ जाना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस एंड अदर फाइनेंशियल प्रोविजंस सच एज एग्जेम्पशंस एंड इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन टैक्सेस। अब देखें, वफाकी कोई भी हुकूमत है, मेन सोर्स उनका कमाई का क्या होता है, टैक्सेस होते हैं। अब एक सूबा टैक्स इकट्ठे कर रहा है, चारों सूबे टैक्सेस इकट्ठे कर रहे हैं, तो चारों सूबे टैक्सेस इकट्ठे करके अपनी जेब में डाल रहे हैं, तो वफाकी हुकूमत को क्या जाएगा, सिर्फ इस्लामाबाद का टैक्स जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी चीज़ें डिफाइन करने की जरूरत है कि टैक्स किस बेसिस पे कैलकुलेट किए जाएंगे, कौन किसके पास कितना रेवेन्यू रहेगा, सूबों को उस टैक्स में कितना हिस्सा दिया जाएगा जो सूबा टैक्स कलेक्ट कर रहा है, आपकी वफाक को कितना हिस्सा दिया जाएगा जो हमारे वफाक टैक्सेस कलेक्ट कर रही है। ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पार्ट 6 में शामिल है। समझ गए आप बात को। उसके बाद उधार लेना, ये तो मेरा ख्याल है बीइंग पाकिस्तानी आप सबसे ज़्यादा जानते होंगे, बोरविंग्स, बोरविंग बाय फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट।
फेडरल गवर्नमेंट कहाँ से उधार ले सकती है? सबसे पहले आप लोगों के जहन में IMF ही आ रहा होगा, लेकिन इस बात को साइड पे करें। बेसिकली इसमें लिखा हुआ है पार्ट 6 में कि बोर्डिंग जो है हमारी फेडरल गवर्नमेंट, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट किस तरह से कर सकती है, उनका क्या प्रोसीजर है, कहाँ कहाँ से कर सकती है, बोर्डिंग के बारे में जो प्रोविजंस हैं वो आपके पार्ट 6 में शामिल हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ आपके ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट, इसके पावर्स क्या होते हैं, ये किस तरह से काम करता है, ये सारा कुछ इसमें शामिल है। इसके अलावा प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स लायबिलिटीज एंड सूट्स इसमें शामिल है। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। पार्ट 6 क्या है? फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। फाइनेंस के बारे में जितनी चीज़ें हैं वो इसमें शामिल है। पहली 3 लाइन्स में, पहली 3 जो है वो हेडिंग्स आपकी वो फाइनेंस के बारे में है। पहली क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। दूसरी चीज़ क्या है? बोरोइंग पावर्स। तीसरी चीज़ क्या है? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, इसकी अपॉइंटमेंट, इसके पावर्स। ये 3 चीज़ें आपने याद कर लेनी है। बाकी जो आखिरी सेंटेंस है उसमें जो प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स है ना, उसको वैसा का वैसा लिख दिया कि भाई प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स लायबिलिटीज एंड सूट्स जो है वो भी इस पार्ट में शामिल है। तो ये याद करने में आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। ये हमारा पार्ट 6 है। इधर से वो कुछ भी नहीं पूछेगा, कोई सिनेरियो नहीं बनाएगा, सिर्फ वो कहेगा कि पार्ट 6 फाइनेंस, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स बता दें भाई ये क्या होता है। आपने इसको लिख देना है और आपको इसके 2-3 मार्क्स जितने भी हुए वो दे दिए जाएंगे। बेसिकली इन सब चीज़ों को आपने याद करना है। कोई समझाने वाली इसमें चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं समझा दूँ आपके जहन में बैठ जाए और आप जो है वो याद करने वाली दिक्कत से बच जाएं। आल्दो बाकी टॉपिक्स में इस तरह की चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीज़ नहीं है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। पार्ट 7 जो है वो जुडिकेचर है। नाम से जाहिर है हमारी जुडिशरी, हमारे कोर्ट्स वगैरह हैं, इनको इनके मामले में, इनके मामलात किस तरह से यूज़ हो रहे होंगे, ये सारा का सारा हमारे पार्ट 7 में शामिल है, जो कि आर्टिकल 175 से लेके आर्टिकल 212 पे मुश्तमिल है। मैं स्टार्ट में ये बात आपको बता चुका हूँ कि हमारे टोटल 280 आर्टिकल्स हैं, लेकिन आर्टिकल्स हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो जुडिकेचर में क्या चीज़ शामिल है? इस्टेब्लिशमेंट्स वो नहीं होती जो आप समझ रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट में हमारे कोर्ट्स आती हैं, हमारी जो है वो आर्मी के इदारे आते हैं, हमारे इस्टेब्लिशमेंट में ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। कोई एक मखसूस इदारा इस्टेब्लिशमेंट नहीं कहलाता। ठीक हो गया बच्चों? जुडिकेचर में हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स को का तज़किरा हो रहा होगा, हमारी जो कोर्ट्स हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट है। जुरिस्डिक्शंस एंड फंक्शन ऑफ कोर्ट्स, तो ऑब्वियसली ये है ही कोर्ट के बारे में, तो इसके फंक्शन, कोर्ट की हदूद क्या है, कोर्ट क्या काम करेगा, कोर्ट कौन कौन से हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फेडरल शरीयत कोर्ट है, उनके जजेस किस तरह से अपॉइंट हो रहे होंगे, किस तरह से उनकी प्रोसीडिंग्स हो रही होंगी, जजेस को तनख्वाहें कैसी मिल रही होंगी, किस जज को कितनी तनख्वाह मिलेगी, ये सारी चीज़ें जितने भी कोर्ट्स के बारे में डिस्कशन है वो सारी आपके पार्ट 7 का हिस्सा है। जुडिकेचर बात को आप समझ रहे हैं। इस यहाँ से भी आपके लिए कोई केस स्टडी नहीं आने वाली। उसने कहना है कि पार्ट 7 बता दें, जुडिकेचर के बारे में बता दें। आपने लिख देना है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट्स आती हैं और इसमें जुरिस्डिक्शन, कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन के फंक्शन वगैरह शामिल हैं। आपको इसके भी नंबर दे दिए जाएंगे। उसके बाद है पार्ट 8 इलेक्शंस। नाम से जाहिर है कि इलेक्शंस, तो इसमें सारी इलेक्शंस की चीज़ें शामिल होंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किस तरह से अपॉइंट करना है, क्या कौन अपॉइंट करेगा, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, वो क्या काम करेगा, इलेक्शंस किस तरह से करवाएगा, इलेक्शन करवाने के क्या रूल्स होंगे, किस किस तरह से सारा इलेक्शन का प्रोसीजर जा रहा होगा, ये सारा का सारा आपके पार्ट 8 इलेक्शन में शामिल है। अगर तो हम आर्टिकल्स भी साथ पढ़ रहे होते हैं ना, आर्टिकल जैसे लिखा हुआ 213 से 226, तो इसमें इसकी सारी डिटेल मौजूद है, तब मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता, लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ें डिस्कस करने की, इनके मायने के बीच में घुसने की। उसने हमसे क्या पूछना है, यहाँ से कहना है पार्ट 8 में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, पार्ट 8 इलेक्शन बता दो। हमने ये डेडलाइन जितनी हमारे पास मौजूद है हमने लिख देनी है, हमें नंबर मिल जाने हैं, हमें ज़्यादा खपने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। बात को समझ रहे हैं आप लोग? तो ये चीज़ पार्ट 8 में शामिल है। पार्ट 9 में क्या शामिल है? इस्लामिक प्रोविजंस। यार
जब इस्लामिक प्रोविन की बात आ गई तो कुरान और सुन्नत की बात आ जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इस्लामिक प्रोविजन ना हो। It includes provisions related to Holy Quran and Sunnah along with the composition and function of Islamic councils। किस तरह से कुरान और सुन्नत के कवानीन को लागू किया जाए, किस तरह से कुरान और सुन्नत की प्रोविजंस को, उनके लॉ को लागू किया जाए, ये सारी चीज़ें पार्ट 9 में इस्लामिक प्रोविजंस के अंडर जो है वो दर्ज हैं। इसके अलावा पार्ट 10 है एमरजेंसी प्रोविजंस। अब एमरजेंसी क्या होती है? एमरजेंसी जैसे कोई जंग हो गई, कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई, उस एमरजेंसी में क्या हो रहा होगा। इट इंक्लूड्स प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ वार और इंटरनल डिस्टर्बेंस। कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस भी होती है, बड़ा इनकलाब, कोई कुछ भी, किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस, कोई बड़ी स्ट्राइक हो जाए, कोई बड़ा धरना हो जाए, इस तरह की लॉकआउट्स हो जाए, इस तरह की चीज़ें हो जाए, ये भी हो सकती हैं। तो इन सिचुएशंस में क्या हो रहा होगा, कौन सी प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी, किस तरह से इन सिचुएशंस को मैनेज किया जा सकता है, लीगल तरीके क्या हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को इन तरह की कंडीशंस में रिजेक्ट, सस्पेंड कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दी जाएगी उनकी हैसियत सिर्फ एमरजेंसी की वजह से। ये सारी चीज़ें हमारे पार्ट 10 में शामिल हैं, एमरजेंसी प्रोविजंस। इसको भी आपने बिल्कुल उसी तरह याद कर लेना है। पार्ट 11 भी छोटा सा है, एक लाइन पे मुश्तमिल है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया लॉ जो है वो रिजिड नहीं है, लॉ इज नॉट स्टैग्नेंट। लॉ जो है वो फ्लेक्सिबल है। ये लाइन आपके स्टार्टिंग में लिखी हुई है इस चैप्टर के। तो जब लॉ फ्लेक्सिबल है तो उसमें अमेंडमेंट हो सकती है, उसमें तब्दीली हो सकती है। किस तरह से तब्दीलियाँ हो सकती हैं, वो सारी आपके पार्ट 11 में लिखी हुई है। वो सारी आपके पार्ट 11 में लिखी हुई हैं, जो आर्टिकल 238 से 239 पे मुश्तमिल है। उसके बाद है आपका पार्ट 10। इसमें बाकी जितनी मिसलिनियस चीज़ें हैं, जितनी बाकी चीज़ें रह गई हैं, सॉरी पार्ट 12 आपका, जितनी भी चीज़ें बाकी रह गई हैं जो डिस्कस नहीं हुई, वो सारी की सारी इसमें है। इट इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट, अगर कुछ एस्टेब्लिशमेंट के बारे में रह गया वो भी इसमें है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, कमांड एंड फंक्शन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, आपकी आर्मी के बारे में जितनी जो प्रोविजन शामिल हैं वो सारी मिसलिनियस में डाल दी गई हैं, जो आर्टिकल 242 टू 80 पे मुश्तमिल है। तो ये आपका टोटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है। इस सारे को अनफॉर्चुनेटली आपको याद करना पड़ेगा। इसकी वजह, छोटी सी वजह, मैंने 2 नंबर की वजह आपको पहले बताई थी। 2 नंबर की वजह मैं आपको आगे इसके बाद और बताऊंगा। इसमें और भी बाकी चीज़ें शामिल हैं। डेफिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हमारे ट्राइबल एरियाज़ के पीछे हमने पढ़ा, सारे प्रोविंसेस की प्रोविंस तो आ गई हैं, लेकिन ट्राइबल एरियाज जो प्रोविंस में नहीं आते, फाटा के जैसे, उन सब के बारे में क्या, वो सारी प्रोविजंस यहाँ पे शामिल है। प्रोटेक्शन प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, मिनिस्टर्स को किस तरह दी जाएगी, हमारी कौमी ज़बान के बारे में जितनी चीज़ें शामिल हैं वो सारी की सारी ये मिसलिनियस डाल दी गई। मेन वजह इसको याद करने की यही है कि आई कैप पास पेपर में इसके क्वेश्चन आ जाया करते हैं। पहले मैंने आपको एक स्प्रिंग 2021 में ही 2 नंबर का क्वेश्चन दिखाया था, उसी टर्म का ये 2 नंबर का एक और क्वेश्चन है, उसी का गालिबन अगला पार्ट है ये। लिस्ट डाउन द मेन टॉपिक्स एरियाज कवर्ड अंडर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। पार्ट 6 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का। यहाँ से फाइनेंस के मुतालिक सारी चीज़ें थी। एक पॉइंट प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, लायबिलिटी एंड सूट्स के बारे में था, वो चीज़ें आपने लिख देनी थी, तो आपको इसमें 2 नंबर मिल जाने थे। ये सोच के इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना कि 2 नंबर का ही सवाल आता है या 2 नंबर की क्वेश्चन आते हैं। इसमें से मे भी वो कहे 4 पार्ट्स आपसे पूछ ले, 8 नंबर के पूछ ले, तो आप फंस सकते हैं। क्योंकि पहला जो चैप्टर है ये ग्रेड ए में फॉल करता है, जहाँ पे उसके पास लायबिलिटी है, वो 5 से 8 नंबर का पेपर पूछ सकता है। हो सकता है वो 5 से 8 नंबर का सारा पेपर इसी पार्ट से पूछ रहा हो, तो इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने वाले। इसको आप अच्छी तरीके से याद करें। आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, आप ज़्यादा लगाएं। इसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जैसे 3 पार्ट्स आपने पहले याद किए हैं, 3 पार्ट्स आप अब याद कर लें। कोई नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप 2-3 पार्ट्स तब याद कर लें। तो इस तरह से डिवाइड करके काम कर लें, जिस तरह से आपको ईजी लगता है आप इस काम को फिनिश करें। इसको ज़रूर जो है वो रिवाइज करें। इसके अलावा हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है।
आप चैप्टर 1 का अकेले का टेस्ट लेना चाहते हैं वो भी मेरे पास अवेलेबल है। चैप्टर 1 और 2 के टेस्ट भी मेरे पास इकट्ठा भी अवेलेबल है। अगर वो आप वो दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद इकट्ठा देना चाहते हैं, आप कहते हैं कि भाई चैप्टर 1 तो बहुत आसान है, ये तो मुझे वैसे ही याद हो गया, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा टफ लेवल का जो है वो टेस्ट हो जाए, तो मैं चैप्टर 2 भी साथ पढ़ लूँ उसके बाद दे लूँ, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। चैप्टर 1 और 2 का इकट्ठा टेस्ट भी दे सकते हैं, चैप्टर 1 का अलहदा टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट देने के लिए आपका मेरे स्लाइड पे ही नीचे नंबर आ रहा है, उस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। आप इनरोल हो सकते हैं टेस्ट सेशन के लिए भी, आप अपने लेक्चर के लिए भी इनरोल हो सकते हैं, लेक्चर्स के लिए भी इनरोल हो सकते हैं, किसी भी किस्म की डिस्कशन के लिए लेक्चर्स के मुतालिक, टेस्ट के मुतालिक आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। थोड़ी सी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं इस वजह से कि डेलीगेट लेजिस्लेशन सिर्फ एक टॉपिक है, वो आपने याद करना है। बाकी मैं चाहता हूँ आप लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये काफ़ी बच्चों को मुश्किल लग रहा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाला पार्ट, इसको याद करने का थोड़ा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, तो इसको आपने सारे को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। ये था हमारा आज का लेक्चर। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।